आज बात होगी यूपी विधानसभा चुनाव की करते हैं। यूपी में अभी चुनाव बिगुल बज चुका नहीं है, अभी नहीं बजा है, लेकिन चुनाव शोर अभी से गूंजने लगा है। साफ तौर पर शुरुआत हो रही है। तमाम राजनीतिक दल जानते हैं कि यूपी की गद्दी पर बैठना है तो उन्हें हर हाल में पूर्वांचल फतेह करना होगा, पूर्वांचल को जीतना होगा। लिहाजा सभी सियासी दल पूर्वांचल को साधने में जुट गए हैं। पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर ली है और कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया है। देश और दुनिया में मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी के विंध्याचल धाम के लिए जाना जाता है और बड़ी संख्या में देश दुनिया से लोग मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। और इसी विंध्याचल धाम में विंध्य कॉरिडोर प्रोजेक्ट के शिलान्यास और विंध्य पहाड़ियों पर रोपवे का लोकार्पण कल गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व और विकास मॉडल को जनता के बीच ले जाने की बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, एक प्लान अपना पक्का कर लिया है। और इधर विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। कांशीराम के सबसे करीबी नेताओं में शुमार और मायावती सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे सुखदेव राजभर ने बीएसपी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने के साथ ही उन्होंने बीएसपी अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुखदेव राजभर ने मायावती को चिट्ठी लिखी और सुखदेव राजभर ने बीएसपी को दिशाहीन पार्टी बताया है कि बीएसपी के पास 2022 में उतरने के लिए कोई दिशा ही नहीं है। और सुखदेव राजभर ने पत्र में लिखा है, चिट्ठी में लिखा कि स्वार्थी तत्वों द्वारा बहुजन मूवमेंट को दिशाहीन किए जाने से वो बहुत आहत हुए हैं, दुखी हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने भी पूर्वांचल को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, कमर कस ली है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी अब मायावती के बाद ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है और इसकी शुरुआत बलिया से होगी, 5 तारीख से होगी, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि पूर्वांचल क्यों अहम है। आज यही समझने की हम कोशिश करेंगे कि चुनाव आते आते पूर्वांचल में तमाम चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो एक्टिव हो जाता है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए और उनके साथ चर्चा होगी। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्सपर्सन यूपी से अपना पक्ष रखेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन। और साथ ही डॉक्टर एमएच खान जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीएसपी लीडर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही 2 सहयोगी राजीव रंजन और संजीव त्रिवेदी आपको नजर आ रहे हैं। राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रही हूं। पूर्वांचल को आप बहुत, मैं यूपी को समझते हैं, लेकिन पूर्वांचल की बात करूं तो हर एक सीट पर आपकी पैनी नजर रहती है, उसके गणित को आप अच्छे से समझते हैं। तो मेरा सवाल पहला यही है कि चुनाव आते आते हर बार पार्टियों के लिए पूर्वांचल इतना अहम क्यों हो जाता है? और यह भी बात कही जाती है कि जिसने पूर्वांचल जीत लिया वो यूपी जीत लेता है। बात करने से पहले मैं आपको आज की जो सबसे बड़ी खबर जो अभी आप चर्चा कर रही थी उसी से जोड़ के कहता हूं। जब महिला ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर टीम ऑस्ट्रेलिया, जिसको कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, टॉप 4 में पहुंच जाएगी, जबकि सिर्फ 2 बार अभी तक ओलंपिक भारतीय टीम ने खेला। तो इसी तरह से, जबकि सिर्फ 2 बार अभी तक ओलंपिक भारतीय टीम ने खेला, तो इसी तरह से राजनीति भी संभावनाओं का खेल है। अजय से दिखने वाली भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी या कौन सा नेता किस सीट पर हरा दे, ये कहना बहुत मुश्किल है जब तक कि नतीजे मार्च में नहीं आएंगे। और इसकी संभावना है कि बड़ा उलटफेर भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले से मजबूत टीम है वो जीत जाए, क्योंकि उसकी संभावना लोग पहले से लगाते हैं। लेकिन आप देख ही रही हैं क्या कमाल भारतीय ओलंपिक में कर रहे, तो उसी तरह का कमाल क्या विपक्षी नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में कर पाएंगे, इसका इंतजार रहेगा। दूसरी बात है कि पूर्वांचल में जो 156 सीटें हैं वो 26 जिलों से आती हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तौर पर 100 से ज्यादा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। पूर्वांचल महत्वपूर्ण इसलिए है कि सारे जातिगत समीकरण पूर्वांचल में है। पूर्वांचल में धर्म से ज्यादा जाति का जोर रहता है, इसीलिए जाति आधारित जितनी छोटी पार्टियां हैं वो सब पूर्वांचल में है। चाहे आप अपना दल को देख लें, तो चाहे आप सुहासपा जिसके नेता ओम प्रकाश राजभर हैं उसको देख लें, चाहे आप निषाद पार्टी को देख लें, जितनी इस तरह की पार्टियां हैं जो जाति के आधार पर बनी है और फिर दूसरे वर्गों को जोड़ने का काम किया है, वो सबसे ज्यादा पूर्वांचल में ही है, छोटी छोटी पार्टियां।
अब आप ओम प्रकाश राजभर पिछले 2017 के चुनाव में कितने महत्वपूर्ण थे, इसका अंदाजा ये लगाइए कि उनसे गठबंधन करने के लिए उनके पार्टी के रैली में पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मऊ की जनसभा में गए हुए थे उनसे गठबंधन करने के लिए। वो उनकी पार्टी की जनसभा वहां पर हुई और उसमें वहां पर जाके गठबंधन का ऐलान किया। तो ये सारी पूर्वांचल में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, मैं अगर और उसको क्लासिफाई करके बताऊं कि यादव कम्युनिटी को छोड़ के जितनी बैकवर्ड क्लास की जातियां हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार साधने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जिस खबर से आपने शुरुआत की, सुखदेव राजभर, बहुत लोग पूर्वांचल के जानते हैं कि सुखदेव राजभर लालगंज की एक सीट थी, वहां से वो जीतते थे आजमगढ़ की, और वो बीएसपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इन दिनों बीमार चल रहे हैं और उनकी अवस्था भी हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष थे। मायावती और काशीराम, बहुत कम नेता बीएसपी में हैं जो दोनों का आशीर्वाद पाने में कामयाब रहे हैं। सुखदेव राजभर उसमें से एक हैं। अभी कुछ दिनों पहले उनके बेटे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो आप देखिए दूसरी इस तरह की जो गणित है। और जहां तक पूर्वांचल की बात है, योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं, नरेंद्र मोदी पूर्वांचल में ही बनारस से लोकसभा सांसद है, पूर्वांचल में ही आजमगढ़ लोकसभा सीट है जहां से अखिलेश यादव लड़ते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, यहां पर मैं आपको बताऊं धर्म से ज्यादा जात की राजनीति चलती है। और पूर्वांचल के कई जिलों में 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी से अच्छा प्रदर्शन सपा बसपा ने किया था। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। संजीव त्रिवेदी विजय चौक से हमारे साथ मौजूद है। संजीव, आपने देखा होगा पूर्वांचल का अगर इतिहास निकालेंगे तो चाहे प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती की पार्टी हो, बीजेपी हो, हर कोई वहां पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां पर 2012 जिसमें मैंने और 2007 अच्छा प्रदर्शन किया सपा ने, 2012 में बसपा ने, 2007 में पूर्वांचल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 2017 में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन पूर्वांचल का इतिहास रहा है कि वो कमबैक करने का मौका नहीं देता है। एक बार वोट बैंक अच्छा हुआ तो दूसरी बार कमजोर पड़ जाता है पार्टियों का वोट बैंक वहां पर विप्लेश, इस बात को भी मत भूलिए कि जो सबसे दो प्रमुख अहम किरदार होंगे इस बार के चुनाव के, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ, ये दोनों आते हैं पूर्वांचल से ही। काशी, जिसे कह सकती हैं आपकी पूर्वांचल की राजधानी है, और गोरखपुर जो कि योगी आदित्यनाथ और उनकी वजह से सबसे प्रमुख स्थलों में जाना जाता है। गोरक्षणी पीठ है वहाँ पर, और जाहिर है कि धर्म स्थल के तौर पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक केंद्र के रूप में वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन दो पर्सनालिटीज़ की वजह से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, ये तो है। लेकिन यहाँ के बाद कुछ चुनौतियों की बात है। वो चुनौतियाँ जो कि जातिगत समीकरणों से आती हैं, जैसा कि बताया भी गया। लेकिन जातिगत समीकरणों को बीच से अगर कोई तोड़ सकता है तो वो हिंदुत्व की हवा है। और मत भूलिए इस बात को कि पिछली दफ़ा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे योगी आदित्यनाथ, इस बार वो खुद उम्मीदवार हैं। लेकिन दिक्कत क्या है इस बार कि जितने भी दल पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने साधे थे, चाहे वो संजय निषाद की पार्टी हो या फिर वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, बहुत छोटे छोटे दलों से उन्होंने संबंध बनाए थे और उसका उनको फायदा हुआ था। इस बार वो शायद अभी तक नहीं हो पाया है। एक दल, अपना दल मजबूत है लेकिन विखंडित हो गया है। और आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है, 1 तारीख को उसी क्षेत्र में गृह मंत्री गए थे, योगी और अमित शाह दोनों साथ दिखाई पड़े। तो ऐसे में यही लग रहा है कि पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पेच फंस रहा है इस बार। सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जो जाती है वो ये है कि जातीय समीकरण तो चलिए ठीक है, वो ऐसी चीज़ है जिस पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बैकफुट पर आती है। लेकिन जो गैर भाजपा वोट हैं वो जातीय समीकरणों की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो 2 ध्रुवों में बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। जहां तक सवाल पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, एक तरफ बीएसपी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कुछ वोट कांग्रेस भी काटेगी। तो ऐसा लगता है कि जो गैर भाजपा वोट होंगे वो तो बढ़ जाएंगे, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप में जीतती है। लेकिन फिर उसमें एक और दिक्कत आ रही है, और दिक्कत ये है कि ब्राह्मण समाज जो कि बहुल है इस क्षेत्र में, वहाँ उनका वोट
एक मुश्त पिछली दफा गया था भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल। इस बार जिस तरह से आपने भी बताया, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहा है, बीएसपी तो लगातार पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन और भाईचारा सम्मेलन कर रही है। तो ऐसे में वो जो बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मणों का, वो किस तरफ जाता है, क्या वो हिल जाता है, तो यहाँ एक चुनौती हो जाती है। बिल्कुल, तो ऐसा और लगता संजीव है आप कि सही ऊंट कह रहे किस हैं कि करवट 2017 बैठेगा में इस जिस बार। तरीके से पूर्वांचल को जीता बीजेपी ने, अच्छा परफॉर्म किया, 2022 में उसी जीत को बरकरार रखना इस बार इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि दो चेहरे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों की अपनी कोशिशें भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे और पहला सवाल होगा राकेश त्रिपाठी जी से। दरअसल कहा जा रहा है कि पूर्वांचल फतेह करने के बाद सत्ता कोई भी पार्टी हासिल कर सकती है, उस गद्दी पर बैठ सकती है, इसीलिए पूर्वांचल काफी अहम हो जाता है। राकेश जी, सीधा सवाल यह है कि 2017 की मैं बात करूं तो एक तरीके से बीजेपी ने क्लीन स्वीप पूर्वांचल में कर दिया था। 2022 में आपको लग रहा है कि उसी जीत को आप दोहरा पाएंगे, क्योंकि पूर्वांचल की जनता ने दोबारा किसी को ऐसा मौका दिया नहीं है? विपनेश जी, सबसे पहले तो आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसके लिए बहुत उनको साध हुआ और देश भर से आज उनके लिए शुभकामनाएं। आज जब मैं खबर आपके चैनल पर ही सुनना शुरू हुआ तो सीना चौड़ा हो गया कि आज इतने वर्षों के बाद, इन आकांक्षाओं को पूरा करने के बाद ओलंपिक खेल में आज भारत की टीमें करने का काम कर रही है। देखिए, पूर्वांचल की जिस बारे में आप बात कर रही हैं, पूर्वांचल से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आए हैं। प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा अगर संख्या से देखे जाए देश भर से, तो इसी पूर्वांचल क्षेत्र ने दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल क्षेत्र ने, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बलिया से रहे हैं, प्रयागराज से प्रधानमंत्री, फूलपुर से प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के, और तमाम सारी सीटें पूर्वांचल से जीतते रहे। और इस समय भी प्रधानमंत्री पूर्वांचल से है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्वांचल से है। लेकिन पूर्वांचल हमेशा पिछड़ेपन को अपशब्द था। आज पूर्वांचल की दशा सुधारने का काम किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। याद करिए, जापानी इंसेफेलाइटिस से 50,000 से ज्यादा बच्चों की प्रति साल मौतें हो जाया करती थी, कोई सुध लेने वाला नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब संसद में खड़े होकर के जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में बोलते थे, आज जब मुख्यमंत्री बने तो जापानी इंसेफेलाइटिस को कंट्रोल करने का काम किया है। और हम इस मॉडल के आधार पर आज वोट की अपील करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा आशीर्वाद 2017 में जनता ने दिया था, उससे ज्यादा बढ़कर के भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति 2022 के चुनाव में जताएगी। आज गोरखपुर में एम्स बनाने का मसला हो, आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने का मसला हो, विंध्याचल धाम को संवारने का मसला हो, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का मसला हो, आप पूर्वांचल में परियोजनाएं इतनी सारी शुरू की हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज पूर्वांचल में चल रही हैं। पूर्वांचल को जात जमात के पॉलिटिक्स में, राजीव जी को सुन रहा था, राजीव जी इस बात की बातों में बिल्कुल सच्चाई थी कि पूर्वांचल में जाति हावी हो जाया करती थी। जातीय गठबंधन के आधार पर ही जीत के समीकरण तय होते थे। लेकिन अब परिस्थितियों में बदलाव आया है। अब पूर्वांचल विकास के मुद्दे पर वोट करेगा। पूर्वांचल कब तक अपशब्द रहेगा? आप देखिए, पूर्वांचल में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, पूर्वांचल में चिकित्सा की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, पूर्वांचल में बिजली के हालात बहुत बुरे थे, पूर्वांचल में सड़कें बदहाल थी। लेकिन आज अगर आज तुलना करके देखेंगे पिछली सरकारों की तुलना में, तो आज पूर्वांचल में काफी सुधार है। और पूर्वांचल की चर्चा सर्वाधिक हुआ करती थी कानून व्यवस्था के लिए, अपराधी और माफियाओं का कब्जा हुआ करता था। ठीक है राकेश जी, आती हूं। नहीं, आप इतने ही नहीं केवल जी, पूर्वांचल के अपराधियों माफियाओं की धमक देश के अलग अलग कोनों तक सुनाई पड़ती थी। आज पूर्वांचल की माफिया अपराधी जेलों में डुबके हुए हैं। आज जेल की सलाखों के पीछे भेजे हैं। योगी आदित्यनाथ की जमकर इसी के लिए तारीफ भी की है। डॉक्टर आशुतोष, मैं आपके पास आ रही हूं। जो कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उन्होंने कहा कि बाढ़ आने पर, कोरोना के संकट के वक्त, किसानों के भूख से मरने पर विपक्ष के लोग दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आता है तो वहां पर एक्टिव हो जाते हैं। कहां रहते हैं इससे पहले आप सब? मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल इनका जवाब दूंगा। और बहुत अभी जल्दी जो हमारा जिला पंचायत सदस्य हुआ था, तो पूर्वांचल की 10 जिलों में लगभग 502 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 70 पे सिमट गई। समाजवादी पार्टी 130 की लेके 30 सीट जीत के सबसे आगे बढ़ी। और उसके साथ पूर्वांचल का आशीर्वाद किसको मिला ये भी पता। अभी आपके ही प्रवक्ता ने बताया कि पूर्वांचल में सब कुछ हुआ, लेकिन पूर्वांचल में 2017 में भारतीय जनता पार्टी सबसे पीछे रही है। अगर आप आजमगढ़ की सीट देख लो तो आजमगढ़ की 10वीं सीट में से 9 समाजवादी पार्टी जीत गई, 1 बीजेपी जीत पाई। जौनपुर में आप देख लो तो 9 सीटों में से 4 समाजवादी पार्टी, 5 समाजवादी पार्टी, 4 बीजेपी। गाजीपुर में 7 में से 4 समाजवादी पार्टी, 3 बीजेपी। अम्बेडकर नगर में 5 में से 2 बीजेपी जीत पाई। प्रतापगढ़ में 4 में से 2 जीत पाई। तो इसको पता है कि पश्चिम में तो कुछ खाया नहीं इनके पास।
पश्चिम खत्म हो चुका है, पश्चिम में इनके विधायक जाते हैं। तो अभी क्या हुआ हापुड़ में आपने देख लिया, ये इनको पता है राकेश त्रिपाठी जी को। तो पूर्वांचल में ही हाथ मारा जाए, क्योंकि गृह मंत्री को आना है भाई, और उसी रोपवे का उद्घाटन करना है जिसको अखिलेश यादव ने उद्घाटन करा के चालू करवाया था। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हकीकत की उनकी जमीन खिसक चुकी है। लोग, इनके विधायक जमीन पे जाना नहीं चाहते हैं, वो जानते हैं जनता वापस करा रही है। अरे आप मुझे एक काम तो ऐसा बता दो, 2017 में शुरू हुआ हो और 2021 में उसका फीता काट रहे हो, कोई एक काम ही बता दो। रही बात आप मेडिकल कॉलेज की, आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज शिलान्यास किया है गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों के लिए। शिलान्यास, उम्मीद की मार्केटिंग भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी चलती है उम्मीद की मार्केटिंग पे। कोई ऐसा काम बता दे 4 साल में। और जातिवाद की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो चिल्ला के कहते हैं कि मैंने इस जाति का मंत्री बनाया है। कल उन्होंने कहा औद्योगिक निवेश की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, उसको ठीक किया, गरीब किसान के खाते में धन गया, शौचालय बनाने का काम किया, सिलेंडर दिया, भ्रष्टाचार को खत्म किया। ये तमाम उन्होंने काम गिनाया उत्तर प्रदेश में। आती हूँ डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं इस पर आपसे जवाब लेना चाहती हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, आ रही हूँ आशुतोष जी, डॉक्टर आशुतोष जी आ रही हूँ। डॉक्टर अजय उपाध्याय, धनंजय सिंह कहाँ के? विपिनेश जी, जिस तरह की राजनीति अभी उत्तर प्रदेश में हो रही है, मुझे बड़ा दुख होता है। एक से एक वादे हुए थे, क्या हुआ तेरा वादा, लोग पूछ रहे हैं। वो कसम और इरादा जो माँ गंगे के नाम पे भी कसम खाया था, किसने नहीं देखा कि माँ गंगे की गोद में किस तरह लाशें तैरती रही है। यदि ऐसा विकास है तो पूर्वांचल के लोग बार बार कह रहे हैं कि ऐसा विकास मत करिए। शिलान्यास की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी हुई है। भाजपा पार्टी है भी शिलान्यास पार्टी के नाम से, इसका नामकरण कर देना चाहिए त्रिपाठी जी की पार्टी को, जो बार बार सिर्फ यही करती है। 4 साल पहले किसने रोका था? पूर्वांचल के किसी व्यक्ति ने आकर के रोका था कि आप यहाँ काम मत कीजिए। लेकिन जब चुनाव आता है तो इनको शिलान्यास से याद आती है। एक बात अभी संजीव त्रिवेदी जी आपके जो पत्रकार हैं वो, उन्होंने कही एक बात कि यहाँ से 2 उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री के भी और मुख्यमंत्री के भी, लेकिन लोगों के उम्मीदवार तो जरूर बन गए और इन्होंने अपनी सियासत जो है चमकाने का प्रयास किया। लेकिन वहां के लोगों की उम्मीदों के ऊपर कितना खड़ा उतरे? यदि उम्मीदों पर खड़ा उतरे होते तो जो जिस तरह से बुनकर समाज जो है बनारस में आज मैंने एक दाने को मोहताज है, जिस तरह हस्तशिल्प उद्योग और रेशम उद्योग बर्बाद हो गया, भदोई में जिस तरह से जो कालीन का उद्योग था लगभग खत्म हो गया है, ऐसे जो प्रयास थे, इस पर जो होना चाहिए था, क्या हुआ? कुछ नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से ये क्षेत्र जो है सर्वाधिक दिमाग रखने वाला, सर्वाधिक बुद्धिजीवी लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन वो नौकरी की तलाश में पूरे देश में जा रहे हैं। जनता के बीच में जा रही है। आप ये काउंट करा रहे हैं कि वादा किया, कुछ नहीं किया। लेकिन कल आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने तो अपनी पूरी लिस्ट बना ली है उपलब्धियों की, और उन्हीं उपलब्धियों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर इस पर कुछ नहीं होने वाला, हम विकास की बात करेंगे। एक मिनट, डॉक्टर एमएच खान कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर एमएच खान, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके लिए तो बड़ी मुश्किल है, कैसे बीजेपी का सामना करेंगे? आपके अपने लोग छोड़कर जा रहे हैं, मायावती पर आरोप लगाते हुए, सुखदेव राजभर छोड़ गए बीएसपी को। नहीं, ये कोई नया मसला नहीं है। तो बहुत से लोग अब रिटायर होते हैं, चले जाते हैं। अब उनके परिवार में कोई बड़ा चेहरा पार्टी का अगर एंड चुनाव से पहले जा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है बीएसपी के लिए। बड़ा चेहरा बनाया किसने? बड़ा चेहरा तो बीएसपी ने बनाया ना, कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। बड़ा चेहरा तो बनाया बीएसपी ने बनाया, बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया, काशीराम जी ने बनाया। चेहरा तो हमारे वहां से बना ना, चेहरा कोई किसके पहले वो प्रधान भी नहीं थे। चेहरा हमने बनाया, वो रिटायर हो गए तो अपने घर में आराम कर रहे हैं, आराम करें, उनके बच्चों की क्या स्थिति है वो जाने। लेकिन सवाल आपका है कि हमने कहा दिशाहीन है बीएसपी, इसीलिए मैं उनके कहने से कुछ नहीं होता। दिशाहीन कहा है? पार्टी गांव घूम रही है। चुनाव में आप आने वाला चुनाव में देखिएगा क्या दिशाहीन कैसे हो जाए। उनके कहने से कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग कह के चले गए दिशाहीन। तो ये सब कोई मसला नहीं है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है, और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। देखिए, अभी बहुत सी बातें हो रही थी, हम इस बात को मानते हैं कि चुनाव जो भी होगा उसको आप जातिगत आधार पर रोक नहीं पाएंगे। जातिगत आधार पर चुनाव उत्तर प्रदेश में होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला आएगा आज के 2022 के चुनाव में कि आपने महंगाई पर क्या काम किया। आपने महंगाई को रोका कि नहीं रोका? गांव के लोगों को महंगाई से सबसे बड़ी
परेशानी होती है। डीजल के दाम कितने बढ़ाए आपने, उसमें आपने कमी की कि नहीं की, ये सब जनता जानने चाहती है। और जो किसान डीजल का इस्तेमाल करता है, किसान 70% आबादी गांव देहात में रहती है, तो किसान इससे प्रभावित हुआ है। ओके राकेश कि जी, डीजल महंगाई के का दाम मुद्दा बढ़ने से रहेगा महंगाई इस बार। बढ़ी है। इससे मुश्किल जी। होगी आपको, विपक्षी पार्टियों ने महंगाई को मुद्दा बनाया है। आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। देखिए बहुजन समाज पार्टी का अहंकार दिख रहा है जब बहुजन समाज पार्टी ये कह रही है कि उनको प्रधान बनने की हैसियत नहीं थी, हमने इतना बड़ा नेता बनाया। अरे भाई, बहुजन समाज पार्टी कोई नेताओं ने बनाया है, कार्यकर्ताओं और नेताओं के परिश्रम से पार्टी खड़ा होती है। और अगर इस तरह का अहंकार दिखाएंगे ना, एक एक करके संस्थापक सदस्य सारे चलेंगे, नसीरुद्दीन सिद्दीकी से लेकर के रामचंद्र राजभर तक, लालजी वर्मा से लेकर के सुखदेव राजभर तक, बहुजन समाज पार्टी के सारे नेता चले गए छोड़ करके। आत्मचिंतन और मंथन करने को तैयार नहीं है कि क्यों अपनी बड़ी कोठी और बंगले से मायावती जी बाहर क्यों नहीं आती? क्यों आप पूरे चुनाव को जाति पर ले जाना चाहते हैं? क्यों पूरे चुनाव को जाति पर ले जाना चाहते हैं? अरे भाई, हम जाति पर चुनाव जाने नहीं देंगे, हम विकास के मुद्दे पर ही लेकर के आएंगे। महंगाई पर आइए, महंगाई प्रोडक्ट के तहत हमने योजना लॉन्च की, महंगाई पर आइए, बस महंगाई पर चाहता हूं, आज ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी तक पहुंच रहा है। महंगाई पे नहीं लड़ेंगे, ये लड़ेंगे एक दूसरे से जाति और धर्म। राकेश जी, आप मेरे सवाल का जवाब डाल गए। मैंने महंगाई को लेकर सवाल पूछा था, उसका जवाब आपने नहीं दिया। छोटे ये लड़ने का प्रयास करेंगे उसका ताकि जवाब इसी में नहीं दिया। चलिए, वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी तैयारी में है, अलग अलग तरीके से फतेह हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पूर्वांचल की बारी है जिस पर सबकी नजर है, लेकिन इस बार पूर्वांचल की जनता किस करवट बैठेगी, किसको वोट देगी, यह बड़ी बात है। छोटा सा ब्रेक फॉर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।